नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आपके साथ आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जो शुरुआत के साथ ही हंगामे की भेंट चढ़ गया और दोनों सदनों को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, वो भी आपको बताएंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच किस बात को लेकर बहस हुई, उस पर भी चर्चा होगी। लोकसभा में विपक्ष ने किन मुद्दों को तूल देने की कोशिश की, इन तमाम खबरों से हम आपको अवगत करवाएंगे। इसके बाद बात होगी यूपी के संभल में हुई हिंसा की और उस पर हो रही राजनीति की। इस खबर के साथ साथ बात होगी हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिसार से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। इसके बाद ईवीएम का भी क्या खेल, वो समझाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद हरियाणा और हिमाचल कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापना शुरू किया, जिसका बीजेपी ने भी उतनी ही तेज आवाज में जवाब दिया। तो शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर। अगले आधे घंटे तक इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बने रहे हमारे साथ। खबरों में सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत होते ही हंगामा देखने को मिला। हंगामे के चलते इसे 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले और सत्र के दौरान क्या कुछ हुआ, वो आपको जरूर देखना चाहिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है। सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र शुरुआत के साथ ही हंगामे की भेंट चढ़ गया और दोनों सदन 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। सबसे पहले बात राज्यसभा की करते हैं, जहां सभापति जगदीश धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस देखने को मिली। दरअसल सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू कर दिया गया, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में उम्मीद है कि आप इसकी मर्यादा बनाए रखेंगे। जिसके बाद सभापति के इस बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया और कहा कि इन 75 सालों में 54 साल का मेरा भी योगदान है, ऐसे में आप मुझे मत सिखाइए। खड़गे के इस बयान पर सभापति धनखड़ ने नाराजगी व्यक्त की और 27 नवंबर तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। खड़गे जी, सर, as a very senior parliamentarian and a leader, you are aware that my ruling on this issue has been given. I would seek your earnest cooperation, particularly in the background that matters to you more than anyone else, that we are in the 75th year of adoption of our सर, 75th ईयर है, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 इयर्स है, तो सर मुझे कोई सिखाने की कहने की बात नहीं। सही, एक बार आपको अनुरोध करूं। मैं आपसे एक सेकंड, नो, प्लीज टेक योर सीट। नो, इन ऑल ह्यूमिलिटी फ्रॉम द चेयर, ऑल आई सेड, you know it more than anyone else. I paid you the highest compliment. Okay, Still sir. you are taking exception. Thank you very much. Thank you. No, sir. Thank you. I'm hurt. This you. is hardly an approach. I have commended his contribution. Thank you. I have praised it, and the same. सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला What है। have to say, sir? Not on 267. 267. No, my ruling is over. So normal business not allowed. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 27th November 2024. उधर लोकसभा की कार्यवाही भी पूरी नहीं हो सकी।
सदन में विपक्ष के नेताओं ने संभल हिंसा के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सत्र की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और वक्फ बिल पर अपनी जेपीसी की समय सीमा को बढ़ाने की मांग रखी। संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार का संसद सत्र कई मायनों में अहम है, लिहाजा हमें उम्मीद है कि संसद में स्वस्थ चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है और कल संविधान सदन में मिलकर के शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले एक स्वस्थ चर्चा की पैरोकारी करते हों, लेकिन विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि संसद सत्र हंगामे के साथ ही चलेगा, जिसकी शुरुआत पहले दिन से हो गई है। बता दें कि इस बार संसद सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सरकार की ओर से कई अहम बिल पेश किए जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया और देखते ही देखते फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। रविवार को हुई इस हिंसा के बाद प्रशासन की ओर से एहतियातन कई पाबंदियां भी लगा दी गई। रविवार को उत्तर प्रदेश का संभल सुलग उठा। सैकड़ों की संख्या में जुटी भीड़ हाथों में पत्थर लेकर पुलिस टीम पर हमला करती दिखी। बचाव में पुलिसकर्मियों ने भी लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है रविवार को संभल में हालात कितने बेकाबू थे। दरअसल स्थानीय कोर्ट के आदेश पर एक सर्वे टीम पुलिस के साथ जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान सैकड़ों की भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर पत्थर से हमला कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि उपद्रवियों ने पुलिस के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन हिंसक भीड़ पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। अपने चेहरे को कपड़े से ढके युवा सड़क पर उतरकर पुलिस पर पत्थरबाजी करते दिखे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हिंसा पर काबू पा लिया, लेकिन इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस हिंसा में शामिल 25 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास अभी जारी हैं। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के
बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोट एंड अनकोट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। साफ फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। घटना के बाद प्रशासन की ओर से एहतियातन पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई और 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहे। संभल में फिलहाल शांति कायम है। स्थानीय लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन अब राजनीति का आग सुलगने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। इतना घटी है, ये विपक्ष के कारण घटी है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वहां का सांसद जिम्मेदार है, उस विधायक का बेटा जिम्मेदार है, वहां के कट्टरपंथी जिम्मेदार हैं। और ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया। ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। आपको बता दें कि स्थानीय अदालत में एक याचिका दाखिल कर दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले हरिहर मंदिर था। इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब रुख कर रहे हैं हरियाणा का। हरियाणा को कई सौगातें मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिसार को सबसे बड़ा पुल दिया, यानी सूर्यनगर रेलवे ओवरब्रिज जनता के सुपुर्द किया, जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा और कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई, जरूर देखें। हिसार वासियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन था। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनिर्मित सूर्यनगर आरयूबी का औपचारिक उद्घाटन किया और हिसार के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन कर जनता को सौंप दिया है।
आपको बता दें कि 5 साल 9 माह में बनकर तैयार हुए प्रोजेक्ट पर 79.40 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा और स्थानीय विधायक सावित्री जिंदल भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पुल है, ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है विकास को गति से करना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लगातार देश को पिछले 10 वर्षों में एक गति से आगे बढ़ाया है, दुनिया में मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है। आज मुझे खुशी है कि जो ये पुल सेक्टर 1 और सेक्टर 4 को जोड़ेगा, यहाँ पर बड़ा जाम लगता था और ये ओवरब्रिज जो बना है इसके ऊपर लगभग ये सूर्य नगर से और सेक्टर 4 और सेक्टर 1 तक जोड़ने वाला, इसके ऊपर 68 करोड़ 68 लाख रुपए का खर्चे से ये पुल बना है। ये आज हिसार के लोगों को समर्पित किया गया है। मैं इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनका जो रास्ता है सुगम और सरल होगा, जाम से बचेंगे, समय बचेगा, पैसा भी बचेगा और हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के जीवन को सरल सुगम करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। तीसरी बार की ये सरकार और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को एक समान रूप से विकास करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेगी। पुल के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर के लोकसभा के चुनावों के अंदर उन्होंने कुछ थोड़ा इस विकास के ऊपर ब्रेक लगाने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने झूठ का सहारा लिया, उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहे हैं, कांग्रेस उस संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। अब देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को भी पहचान चुके हैं। अगर देखें हरियाणा के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। लोग अब समझ चुके हैं कि इनके झूठ के अंदर नहीं आएंगे और कांग्रेस के नेता अब हताश हैं। हताश ये हैं, सदमे में हैं कि मोदी जी की जो नीति है उनको कैसे रोका जाए। अब ये और नई कोई तरकीब लेकर के आएंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से, इनकी चाल को समझिए। ये लोग, ये जो गिरगट होता है ना, एक गिरगट और रंग बदलता रहता है, ये गिरगट की तरह रंग बदलते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि जाट शिक्षण संस्थान के शताब्दी समारोह में पहुंचे, जहां 21 साल बाद कोई मुख्यमंत्री जाट शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचा था। कार्यक्रम में संस्थान के प्रधान दिलबाग पुनिया ने नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गौरवपूर्ण दिन है, 100 साल संस्थान के पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने छाजूराम की 159वीं जयंती पर प्रदेशवासियों को भी बधाई दी और कहा कि मेरे लिए यहाँ आना गर्व की बात है। वहीं रविवार को जींद में डीएससी समाज के महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सीएम नायब सैनी ने शहरवासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख और नए मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश में 1 लाख गरीब परिवारों के घरों के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, हर घर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इस योजना के तहत घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है, उसकी गति और तेज होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये प्रधानमंत्री जी का विजन था, 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा,
और 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है और उसमें से 80,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगता और उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। बहरहाल सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार जनहित के कार्यों में लगे हुए हैं, खासकर अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने में। सूर्या समाचार के लिए हिसार से संदीप सैनी और जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट। बात ईवीएम की भी कर लेते हैं, जिस पर कांग्रेस का रोना खत्म नहीं हो रहा। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही है, लेकिन जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम का खेल हो जाता है। हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार पर दीपेंद्र हुड्डा ने ईवीएम को दोषी माना तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। किस तरीके का वार पलटवार देखने को मिला, जरूर देखें। चुनाव अलग, चेहरे अलग, राज्य अलग, सियासत अलग, लेकिन जुमला एक, ईवीएम। व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार से साधन जुटाए हुए हैं, उन साधनों को झोंका जाता है किसी भी चुनाव के अंदर और इलेक्शन कमीशन के रोल पे भी चुनाव की तारीखों को अदला बदली किया जाता है भाजपा की सुविधा अनुसार। छल कपट का सहारा लेकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई कसर अपनी भाजपा ने नहीं छोड़ी। पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र, एक के बाद एक हार, और इस हार के साथ कांग्रेस का वही पुराना राग, ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस अब तक ईवीएम को ही दोष दे रही है और यही कहानी महाराष्ट्र के नतीजों के बाद भी देखने को मिल रही है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र हुड्डा महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर भी ईवीएम का रोना रो रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जो नतीजा है महाराष्ट्र के अंदर वो अचंभित करने वाले नतीजे आए हैं और खास तौर पे कई ऐसी बातें आई महाराष्ट्र के नतीजों में जो आप जिनको स्वाभाविक रूप से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। सही बात है कि जो एनडीए गठबंधन है, हम भी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो है मंथन किया जाएगा कि नतीजे क्यों रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पे दोबारा से प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा सीधे सीधे बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने और पैसों के बल पर चुनावी नतीजों को बदलने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की निष्पक्षता पे प्रश्न नहीं उठने चाहिए। उसमें केवल ईवीएम का तो एक प्रश्न है ही, जो मगर उसके साथ साथ बाकी भी बहुत से प्रश्न हैं। जिस तरीके से धनबल का प्रयोग है, जिस तरीके से बीजेपी का एक इतने साधन बीजेपी ने जिस तरह से जुटाए हैं देश में, और ये साधन निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार से साधन जुटाए हुए हैं, उन साधनों को झोंका जाता है और किसी भी चुनाव के अंदर और चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो कहते हैं मीडिया बल का प्रयोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के रोल पे भी चुनाव की तारीखों को अदला बदली किया जाता है भाजपा की सुविधा अनुसार। महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत पर हरियाणा कांग्रेस को अपना रिजल्ट याद आ रहा है, लेकिन बीजेपी भी आईना दिखाने में तनिक भी देर नहीं लगा रही है। ईवीएम पे शैलजा जी कह रही हैं, तो शैलजा जी फिर सिरसा से जीती कैसे? जब शैलजा जी जीतती थी सिरसा से तब ईवीएम ठीक थी, अब खराब हो गई। जब कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें प्रदेश के अंदर आई लोकसभा की, उस टाइम ईवीएम ठीक थी। उस टाइम तो कह रहे थे कि हमने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम सरकार बनाएंगे, लेकिन उस टाइम केवल और केवल उन्होंने एक जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को खत्म कर देगी।
ये हमारे यहाँ कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार तो चिढ़ जाती है, बार बार नहीं चिढ़ती। कांग्रेस कभी किसी की सलाह मानती नहीं और देने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस तो मुक्त देश हो चुका है। कांग्रेस में कोई रहा नहीं है, कांग्रेस में कोई हालात नहीं है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र देख लिया, हरियाणा देख लिया। हालात बिगड़ रहे हैं कांग्रेस के, क्या मानते? समय होता हर चीज का। जो कांग्रेस के जो पूर्व में जो कार्य किया उनका भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। गौरतलब है कि चुनाव में भी सियासी पंडित कांग्रेस की जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंट थे, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए। अब महाराष्ट्र में सियासी पंडितों की स्क्रिप्ट भी बिल्कुल हरियाणा जैसी ही थी, लेकिन चुनावी नतीजों ने उन तमाम स्क्रिप्ट पर स्याही फेर दी। लिहाजा कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि वो सियासी पंडितों की उन स्क्रिप्ट को सही माने जिसमें कांग्रेस की जीत के दावे किए जा रहे थे, या फिर चुनावी परिणामों को नतीजा कांग्रेस हार पर मंथन के बजाय ईवीएम को ही गलत ठहराने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने में हरियाणा कांग्रेस को अब हिमाचल का भी साथ मिल गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस की हार पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने ईवीएम को जिम्मेदार बताया और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर दी है। एक तरफ चुनाव डर चुनाव, एनडीए की जीत, दूसरी ओर ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों की रीत मानो साथ साथ चल रही है। उधर महाराष्ट्र में मिली बम्पर जीत के बाद एनडीए सरकार बनाने के लिए मंथन कर रही है। उधर कांग्रेस अब भी ईवीएम का रोना रो रही है। मुंबई से लेकर हरियाणा, हिमाचल तक एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े दिग्गज हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए नजर आ रही है। इन दिग्गजों में अब हिमाचल के सीएम सुखविंदर ठाकुर का नाम भी जुड़ गया है। शिमला में जिला पंचायत केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम सुखविंदर ठाकुर से जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ डाला, साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की अपील की। जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फर्क नहीं। शक सुबह दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। वहीं दिल्ली के हिमाचल भवन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सुखविंदर ठाकुर नियमों की दुहाई देते हुए दिखे। नहीं, ऐसा होता है कि जब सरकार 64 करोड़ रुपया जब उसका आर्बिट्रेशन और सिंगल बेंच ने फैसला किया है, उसके पास एक नियम है जिसमें जिसने पैसे लेने होते हैं वो बोलता है कि आप किस प्रॉपर्टी का वो करेंगे। उस नियम के तहत उसमें आगे बात करते हैं और उसकी अपील तब सुनी जाती है जब उसके पैसे जमा होते हैं। तो उसमें पैसे जमा करने में थोड़ी सी देरी हुई, मैंने उसकी भी जानकारी प्राप्त की है। गौरतलब है कि सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की ओर से सरकार पर प्रोजेक्ट के 64 करोड़ रुपए न जमा कराने का आरोप लगाया गया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने पैसों की भरपाई के लिए हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश सुना दिए। लिहाजा हिमाचल भवन पर कोर्ट के आदेश के बाद जहां एक ओर सुखविंदर सरकार इस पूरे मामले पर जांच का हवाला दे रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार पर प्रदेश की संपत्तियों को बेचने का आरोप भी लगा रही है। शिमला से सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। तो बिग न्यूज बिग शो में हमने खबरें आपको वो दिखाने की कोशिश की जो सीधा जुड़ी है आपसे, जो सीधा असर डालती है आपके जीवन पर। अभी के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।